प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे विदेशों में अमेरिकी ठिकानों पर हो रहे हमलों की, ईरान और पाकिस्तान के बीच हुई सुलह की, इजराइल हमास संघर्ष की, रूस यूक्रेन युद्ध की और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की बढ़ती मुश्किलों की। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ईरान समर्थित आतंकी कई देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। क्या आप एक और युद्ध की आहट देख रहे हैं? नहीं जी, देखिए, ये जो ईरान और अमेरिका का अभी कोई नई चीज़ तो है नहीं। इनके बीच में जो आपस की इनकी मैं दुश्मनी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो मतभेद हैं या इनके बीच की जो बातचीत जो भी होती रही है, ये इस समय ज़रूर थोड़ा सा ऐसे एक फ्लैश पॉइंट जो कहते हैं वहाँ पर आ गया है। अदरवाइज़ काफ़ी पहले से देखिए, ईरान जो है, अगर सिर्फ ईरान को देखें तो ईरान मिडिल ईस्ट में, ख़ास करके अरब कंट्रीज़ में देखिए, वो चाहता था अपना वर्चस्व, वो चाहता था कि अमेरिका का वर्चस्व वहाँ कम हो, सऊदी अरेबिया या UAE इन दोनों का। और मुस्लिम वर्ल्ड में भी ईरान अपना वर्चस्व चाहता था, टर्की भी उधर चाहता था। तो ये सब मिल करके तो पहले से चल रहा है। उसके बाद जो नई चीज़ थी, उसमें नई भी नहीं, पुरानी में देखिए, अमेरिका एंड वेस्ट ने मिलकर के ईरान के ख़िलाफ़ काफ़ी प्रतिबंध लगाए हुए हैं, काफ़ी सैंक्शंस लगाए हुए थे, ख़ास करके न्यूक्लियर हथियारों के मामले पर कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना करके और उसको प्रोसेस करके हथियार बनाने के करीब था ईरान, जिसके ऊपर काफ़ी आक्रामक थे अमेरिका और वेस्ट। तो उसके वो जो है इनके बीच में पहले से चल रहा है। इसी बीच में जब इजराइल और हमास का मामला आया, जिसमें खुल करके अमेरिका ने और वेस्ट ने समर्थन किया इजराइल का, इस पर जो है ईरान को काफ़ी आपत्ति हुई। और मैं कहूँगा, आपत्ति तो नहीं, एक मौका मिल गया ईरान को अपने आप को आगे लाने के लिए, क्योंकि शुरू से पहले ईरान ने एक अलायंस बना रखा था इजराइल के ख़िलाफ़, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, जिसमें हिजबुल्ला, हौती ये शामिल थे, और भी फ़लस्तीनियंस भी थे, और भी कुछ ग्रुप्स थे शामिल थे, जिनकी मदद सीधे रूप से ईरान कर रहा था। और दोनों बहुत ताकतवर हो ही गए थे, चाहे आप हिजबुल्ला को लीजिए या जो लेबनान में है हौतीज़ को लीजिए, जो कि यमन में हैं, और दोनों लगभग वहाँ एक तरह से सरकार कंट्रोल कर रहे हैं, चला रहे हैं। बहुत बड़ी आर्मी हो गई है उनकी, और मिसाइल्स तक उनके पास हैं। हौतीज़ को हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो हथियार उनको मिला है ईरान से, और किस तरह समुद्री सीमा में, रेड सी में उन्होंने कितनी शिप्स को, अभी तक तो 30 से ज़्यादा शिप्स को उन्होंने उनके पर अटैक कर चुके हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका की एक नेवल शिप को भी। तो ये जो है चीज़ आगे बढ़ती गई, और ये इस जगह तक बढ़ गई कि इन्होंने सीधा ब्लेम करना शुरू कर दिया है अमेरिका को, कि उसकी वजह से फ़लस्तीनियंस और अरब वर्ल्ड को इतना नुकसान हो रहा है। अमेरिका ही जो है दखलंदाजी दे रहा है, और उसी के बल पर इजराइल आगे बढ़ रहा है। फ़लस्तीन का मामला अब जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है। वहाँ पर ख़ास करके जो मानवीय इशू है, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हैं, सिविलियंस की डेथ ज़्यादा हो रही हैं, बाकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर के ईरान को और मौका मिल गया, और उसने और ज़्यादा सपोर्ट देना शुरू कर दिया इन दोनों को, हिजबुल्ला और हौतीज़ को, जो यमन में हैं। और उन्होंने जो है ऑलरेडी पहले ही शुरू कर दिया था, मेरे ख्याल से 7वां 8वां मामला था जबकि उन्होंने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। लेकिन पहले हमलों में जो है, जो अभी हुए थे अक्टूबर 7 के बाद, उसमें जो है जो जिस तरह अभी वाला जो हमला टावर 22 में, जो कि यमन और जॉर्डन बॉर्डर पर है, वहाँ पर जो हुआ है, वो उसमें इनके जो मारे गए हैं, तकरीबन 3 इनके सोल्जर्स अमेरिका के वो मारे गए हैं, और तकरीबन 34 कहते हैं उससे ज़्यादा ही घायल हुए हैं। तो ये चीज़ अभी तक नहीं हुई थी। और एक और इसमें अगर देखें तो वर्चस्व की जो हम बात कर रहे थे, जब से रूस और चीन का सपोर्ट मिल गया ईरान को, तो ईरान थोड़ा सा और जो है अपने आप को मजबूत स्थिति में देख रहा है।
तो इस वजह से अभी जो ये स्टैंड ऑफ है इनके बीच में, ये ज़रूर ज़्यादा आगे बढ़ गया है। और ये जो हमला हुआ है, ईरान ने तो सीधा बोला है कि हमने नहीं किया है। अमेरिका ने भी कहा है कि डायरेक्ट नहीं है, बट अमेरिका ने ये ज़रूर कहा है कि जो मिलिटेंट ग्रुप है वो डायरेक्टली ईरान ने उसको समर्थन दी है और उसी ने ये हमला किया है। 12 बेसेज देखिए हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, और इंक्लूडिंग जो स्पेशल ऑपरेशंस कमांड है अमेरिका का, वो कतर में है। इतनी ज़्यादा रेड सी में या उसके आसपास देखिए अमेरिका ने अपने इतनी ज़्यादा नेवल शिप्स, और उसके साथ जो ऑपरेशन सी गार्डियन में उसने और भी कई देशों के तकरीबन 10 देश हैं जो मिल करके वहाँ पर सी पायरेट्स के और हुतीज़ के विरुद्ध जो है वो खड़े हैं। वहाँ पर उनकी शिप्स हैं जो एक्शन ले रहे हैं वहाँ पर। और ये जो अभी की हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली जो अटैक हुआ था ये ड्रोन के थ्रू हुआ था, और 20 जनवरी, ये 28 जनवरी को हुआ है, जहाँ पर जो ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स हैं, इन्होंने यूएस बेस पर, जिसको टावर 22 बोलते हैं, जो कि एक सीक्रेट बेस है जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर पर, वहाँ पर इन्होंने जो है अटैक किया था। और जो एक मेथोलॉजी है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये आ रही है कि कैसे अटैक हो गया और अमेरिका को पता नहीं लगा। वो भी एक बहुत सोचने की बात है कि अगर इतना सीक्रेट बेस था, उसकी सीक्रेसी भी इतनी ज़्यादा होगी, उसकी डिफेंस भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें जो खबर है उसमें यही है कि इससे पहले, जिस अटैक से पहले, अमेरिका ने एक अपना ड्रोन, यूएवी या ड्रोन था, जिसको इन्होंने रेकी के लिए भेजा था। रेकी ड्रोन था जो बाहर गया था, और जब वो ड्रोन रेकी करके वापस आ रहा था, उस समय इन्होंने जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उनको ऑफ कर रखा था कि कहीं वो ऑटो मोड में आ करके और वो जो है अपने ही ड्रोन को उस पर जो है फायर नहीं करें। इसी बीच जो ये ग्रुप था, मिलिटेंट ग्रुप, इन्होंने अपने 2 ड्रोन्स उसके पीछे लगा दिए थे लो लेवल में, और काफ़ी लो लेवल में थे, इसलिए वो रडार के कैप्चर में नहीं आए, लेकिन वो फॉलो करते रहे इसी जो ड्रोन था, या रेकी यूएवी थी या ड्रोन था अमेरिका का, उसको फॉलो करते रहे, और वो नीचे से ही जा कर के चूँकि रडार से साइड से बच गए। दूसरा, एरी सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम उस थोड़े समय के लिए, बिल्कुल थोड़े समय के लिए ऑफ था, तो वो भी कुछ नहीं हो पाया, और सीधे जा कर के इन्होंने एक बैरक जो थी उस पर अटैक किया। और इस वजह से चूंकि ये देखिए बिल्कुल क्लोजली उसके साथ जा रहे थे, जो अमेरिका का रेकी ड्रोन आ रहा था उसके साथ, रेकी यूएवी के साथ, और इस वजह से जो है ये पॉसिबल हो पाया वहाँ पर। और ये ईरान और जो मिलिटेंट ग्रुप हैं एक अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं अमेरिका के इन ठिकानों पर भी। और अमेरिका की जो सबसे बड़ी चीज़ है, ख़ास करके उनके जो अमेरिकन पॉपुलेशन पर चीज़ आई कि इतनी बड़ी जगह, इतनी जो सिक्योर जगह है, वहाँ पर हमारे 3 लोग मारे गए और 34 के आस से ज़्यादा घायल हैं, उनमें भी कुछ की हालत सीरियस थी। 8 तो इमीडिएटली ले जाया गया था जॉर्डन में उनको हॉस्पिटल में। तो ये जो एक बहुत बड़ा सेटबैक था ज़रूर अमेरिका के लिए। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी अटैक्स जो इन बेसेस की हम बात कर रहे थे अमेरिका की, जो मिडिल ईस्ट में हैं, ख़ास करके इजिप्ट, यमन और लेबनान में जो हैं, उन पर कुछ न कुछ छोटे मोटे अटैक्स अक्टूबर 7 के बाद होते रहे हैं। कहा तो जा रहा है कि 150 के आसपास छोटे मोटे अटैक्स हो रखे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं थे इतने बड़े कि कोई डैमेज करें, कहीं आसपास कुछ गिर गया या बाहर कुछ फायरिंग हो गई, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे अटैक्स होते रहे थे। इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा अटैक नहीं था जो अभी हुआ। इसके अलावा हुतीज़ की हम बात कर रहे थे, देखिए उन्होंने काफ़ी कुछ कर रखा है रेड सी में वहाँ पर, और उन्होंने इनके वॉरशिप पर भी एक रेड सी में उन्होंने अटैक किया है। तो ये जो है, ये तो एक बहुत बड़ा एक्चुअली झटका है इनके लिए, अमेरिका के लिए, और ख़ास करके इस समय जबकि इलेक्शन मोड में है जो बाइडेन, तो उन्होंने ज़रूर ये बोला है कि हम इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेंगे।
और इस पर हमास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि अटैक होंगे अगर अमेरिका जो है डायरेक्ट इजराइल को रोकता नहीं है फ़लस्तीनियों पर ऐसे हमला करते हुए जो कर रहा है इजराइल गाज़ा में। और हालांकि अभी तक देखिए न ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस लड़ाई में, न कि अमेरिका, दोनों इन्वॉल्व नहीं है। दोनों ने अपने आप को बोला है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम इन्वॉल्व नहीं हैं डायरेक्टली। और अभी अमेरिका ने भी तो हालांकि ये बोला है कि ये जितने भी जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं और जहां भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमेरिका करेगा अपने हिसाब से, जैसे और जब वो करना चाहेगा उस हिसाब से अमेरिका ये करेगा। ये चीज़ जो बाइडन ने बड़ा साफ बोला है। और उनके लॉर्ड ऑस्टिन जो उनके रक्षा सचिव हैं, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है कि ये सारे एक्शन वो करेंगे इसका, और इसका जवाब ज़रूर देंगे। और अभी भी जो है देखिए वहाँ पर वो जो बेस है उसमें करीब 350 से ज़्यादा अमेरिकन स्टाफ था, सोल्जर्स थे, और उसमें हर एक तरह के थे, इंजीनियर्स थे या एयरफोर्स के थे, लॉजिस्टिक्स के थे, सामान भी था, ट्रुप्स भी थे। और इससे पहले जैसे मैं कह रहा था कि तक इन्होंने ऑलरेडी इराक में, सीरिया में, यमन में इनके जो बेसेस थे उस पर छोटे मोटे अटैक्स किए थे, लेकिन इतना बड़ा नहीं जिसमें कि ऐसे डैमेज हो। और अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा, अमेरिका और अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा उनको टची हैं इस मामले में कि उनकी डेथ हो जाए किसी अमेरिकन की कहीं पर और इन जगहों पर। हालांकि ईरान ने भी साफ बोला है कि वो जो है कुछ ऐसे एक्शन नहीं लेना चाहता, न कोई वो इसमें पार्ट लेना चाहता है लड़ाई में, न जो है वो इनके अगेंस्ट जाना चाहता है। लेकिन अमेरिका प्लानिंग जरूर कर रहा है। अभी देखिए 2 दिन पहले जो इंग्लैंड के डिफेंस सेक्रेटरी थे वो जो है गए हुए हैं अमेरिका में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बात करने में। तो ये जो चीज़ें हैं अभी मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा एस्केलेट होगा, क्योंकि डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अमेरिका ऑलरेडी 3 चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया है देखा जाए तो, यूक्रेन रूस की लड़ाई में, इधर इजराइल और हमास में, और तीसरा इन्वॉल्वमेंट उसका खुद अपने इलेक्शंस में है। तो ये चौथा फ्रंट नहीं खोलना चाहेगा क्योंकि ये बढ़ जाएगा वहाँ पर, लेकिन जवाब तो ज़रूर देगा। नहीं तो जो खासकर उसका तीसरा फ्रंट है इलेक्शंस में, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ईरान भी नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, क्योंकि देखिए ईरान पाकिस्तान में भी जो हुआ, लेकिन उसके बाद फिर दोनों जो है आपस में उन्होंने समझौता कर लिया। तो ईरान भी नहीं चाहेगा क्योंकि उसको पता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट या अरब देश उसको, ईरान को सपोर्ट नहीं करेंगे अगर ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है अमेरिका के साथ। और ईरान ने अपनी वीकनेस भी दिखा दी कि पाकिस्तान कैसे जा कर के वहाँ उनके यहाँ अटैक कर सकता है अपने एयर से। तो अभी जो है इस स्टेज पर ईरान नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, लेकिन उसने ईरान या उसके समर्थित जो ये मिलिटेंट ग्रुप हैं उन्होंने ज़रूर दिखा दिया है कि वो ऐसा कर सकते हैं, कर सकने में सक्षम हैं। तो अमेरिका को देखना पड़ेगा कि जो उनके बेसेस हैं ऑलरेडी उन्होंने सुरक्षा तो बढ़ा ही दी थी, एडिशनल उन्होंने सिक्योरिटी कवर कर रखा था अपने बेसिस का, लेकिन और उनको सोचना पड़ेगा। और देखा जाए तो हर जगह एक ड्रोन्स का जो अटैक हो रहा है, खास करके लो लेवल का, उसका जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि रडार्स जो है वो कोई डेड जोन होता है, रडार जैसे भी देखते हैं उसके नीचे का जो डेड जोन है वो भी कई जगह काफ़ी होता है, और उस डेड जोन के बीच में जो है लो लेवल फ्लाइंग करके ड्रोन्स डायरेक्ट हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो उनके बारे में, और ये जो इन्होंने बीच में कहा जा रहा है कि अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो ऑफ कर रखा था, उसके बारे में उन्होंने सोचना पड़ेगा कि ऐसी अगर चीज़ें होंगी तो ये कैसे उसको मॉनिटर कर सकते हैं या कैसे उसको रोक सकते हैं। तो ये लगता नहीं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि दोनों ने सोच रखा है कि इसको एक्सकेलेट या बहुत बढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन वो ग्रुप्स जो हैं वो ज़रूर उन पर अमेरिका बदला लेगा उनसे। और कहा यह भी जा रहा है कि यमन से काफ़ी संख्या में
ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इसमें इन्वॉल्व वो बाहर निकल रहे हैं कि उनको पता है कि उनके ऊपर ये अटैक आएगा। तो ये एक चीज़ है। और मुझे मेरा ये मानना है कि एस्केलेशन तो नहीं होगा, एस्केलेशन नहीं होगा, लेकिन दो बातें ज़रूर हुई हैं। ईरान ने दिखा दिया है कि उसकी पहुंच यहाँ तक है, ऐसा करा सकता है अगर उसने कराया है, जो कि अमेरिका डायरेक्टली कह रहा है कि हाँ उसी के समर्थित ग्रुप हैं। और कैसे और कितनी जल्दी ये इनके ऊपर एक्शन लेके अमेरिका अपने ट्रुप्स में, अपने लोगों में कॉन्फिडेंस दिला सकता है कि वो एक्शन लेता है, छोड़ेगा नहीं और आगे नहीं होने देगा। सर, आखिर चीन ने कैसे पाकिस्तान और ईरान के बीच सुलह करा दी? ये जो ईरान और पाकिस्तान, और मैं कहूँगा तीसरा हम चाइना की भी बात करें इसमें, ये जो चीज़ हुई थी, आप देखिए ईरान और पाकिस्तान, हम बात कर चुके हैं पहले कि इनके बीच की जो हम दुश्मनी, तो मैं अगेन सीधा नहीं कहूँगा, लेकिन इनके बीच काफ़ी मनमुटाव रहा है। दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, कारण पहला तो यह है कि ईरान पूरा शिया देश है, शिया सेक्ट उनमें है, और पाकिस्तान में सुन्नी ज़्यादा हैं, तो आपस में वैसे ही इनकी बनती नहीं है। दूसरा, जब आप अगर पीछे जाएं, जब अफ़गानिस्तान चल रहा था, अमेरिका वहाँ था, उस समय जो ईरान ने, पाकिस्तान तो तालिबान को सपोर्ट कर रहा था, और ईरान जो दूसरा अलायंस था वहाँ पर, उसको सपोर्ट कर रहा था। तो वैसे भी इनकी मतभेद चलते रहे थे वहाँ भी। इसके बाद देखिए बीच में ख़ास करके बलूचिस्तान, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि पाकिस्तान में हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, उसको लेकर के बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान वाला है उसमें ऑलरेडी अब तो ज़्यादा हो रखा है इंडिपेंडेंस के लिए, तो अलग होना चाहते हैं। और पाकिस्तान कहता है कि ये ऑपरेट कर रहे हैं ईरान से, ईरान का समर्थन है उनके साथ। और उसी हिसाब से ईरान भी, जो खास करके जैशे आदिल ग्रुप है, वो जो है एक सुन्नी ग्रुप है, वो कहते हैं कि इनके यहाँ ऑपरेट करता आकर के और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता रहता है ईरान के बीच। और वो जो है बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, ऐसी जगहों पर ऐसी ये जो चीज़ें काफ़ी पहले से इनके बीच चल रही हैं। और लेटेस्ट जो अभी हुआ था, वो देखिए सारा कुछ 3 जनवरी को, जब एक इनके यहाँ जो इनके पहले एक जनरल थे सोलोमन, जिनको मारा गया था अमेरिका ने ड्रोन से, उनके लिए जो एक सेरेमनी चल रही थी ईरान में, वहाँ पर दो से ज़्यादा बल्कि कह रहे हैं कि जो आतंकवादी थे, जो कि उन्होंने ब्लास्ट करके वहाँ पर, और तकरीबन 80 से ज़्यादा, कहा तो जा रहा है 100 के आसपास लोग मारे गए थे। और तब से पहले तो उन्होंने ईरान ने पूरा ब्लेम किया अमेरिका को कि उनकी वजह से हुआ। बाद में उन्होंने जैशे आदिल, इनफैक्ट जैशे आदिल ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और बाद में इन्होंने जैशे आदिल को ब्लेम किया। और उसी की वजह से इन्होंने 16 जनवरी को ईरान ने जो है, जो जैशे आदिल के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं बलूचिस्तान में, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि उस अटैक में 3 सिविलियंस ही मारे गए थे, 3 या 4, जिसमें बच्चे भी थे। उसी के इससे जो है बहुत ज़्यादा इसकी रिएक्शन हुआ, खासकर पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में उनके इस समय वैसे भी केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है। और उसी दिन देखिए, जिस दिन हुआ है 16 जनवरी को, यहाँ इनके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं, दावोस में थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में, जहाँ पर वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले भी, और फिर ये एक्शन हुआ। और उसके बाद जो है 18 जनवरी को, 2 दिन बाद, पाकिस्तान ने जो है एयर स्ट्राइक किया ईरान में, ईरान के सिस्तान एरिया में, जहाँ पर उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर उन्होंने कहा कि हमला किया। हालांकि वहाँ भी यही कहा गया
कि बीएलए ने कहा कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सिविलियंस को नुकसान हुआ और लगा कि ये बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ा नहीं मामला। हालांकि बीच में इन्होंने पाकिस्तान ने ईरान के अपने एम्बेसडर को रिकॉल कर लिया ईरान से, और ईरान के एम्बेसडर को वापस भेज दिया था। तो ये सब चीज़ें चली थी, लेकिन उसके बाद दोनों में एक साइलेंस आ गया। आपस में उन्होंने बातचीत की और बातचीत हुई, बाकी जो चीज़ें थी आगे नहीं बढ़ी। हालांकि मैं ये भी याद दिला दूं कि 17 जनवरी को हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी ईरान में थे, जहां उन्होंने मुलाकात की थी उनके फॉरेन मिनिस्टर से। तो ये डिप्लोमेसी वहाँ चलती रही। इसी बीच अगर आप देखें कि जो दोनों फॉरेन मिनिस्टर हैं इसके ईरान और पाकिस्तान के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो जो है ये दोनों एक्शन जो हुए थे, दोनों देशों ने कहा कि जो एक्शन इन्होंने किए ये मिलिटेंट्स के अगेंस्ट किए हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं किए हैं। और इसी बीच में जो दोनों, इनफैक्ट आप 16 जनवरी की अगर बात करें, उस दिन मैंने कहा था कि दोनों इनके प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मिले, ईरान के भी फॉरेन मिनिस्टर मिले, और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में दोनों की नेवी ने नेवल एक्सरसाइजेज भी की। तो ये सारा चल रहा था और उस समय ये चीज़ हुई इसमें। तो इन दोनों ने बड़ा गार्डेड स्टांस लिया इन्होंने, और अभी जो है जनरली स्टेबल हैं दोनों के बीच में। लेकिन देखिए, दो मुख्य चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ईरान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान इमीडिएटली ऐसे रिटेलिएट करेगा, और इस रिटेलिएशन से ईरान की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें काफ़ी खामियां नज़र आ गई। और खुला है एरिया, उनको ही पता है कि वो अभी ऐसे कर नहीं सकते अपने आप। मतभेद तो आपस में हैं, लेकिन दोनों को पता है कि दोनों की जो खामियां हैं वो एक दूसरे को पता हैं। और जहाँ तक जैशे आदिल का सवाल है, ये ग्रुप आईएसआईएस की बैकिंग पर है, आईएसआईएस उसके साथ है, क्योंकि ये 2012 में बना था ग्रुप ईरान में, और ये इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की मांग कर रहा है, और वहाँ पर समय समय पर ये कार्रवाई करता रहता है ईरान के अंदर। उसी तरह बीएलए जो है वहाँ करती रहती है पाकिस्तान के अंदर। जहाँ तक दोनों का सवाल है, चीन की भूमिका जो है वो माननी पड़ेगी, हाँ थी ज़रूर, क्योंकि 20 तारीख को देखिए उसी चीन के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं, वाइस प्रीमियर या वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी कहिए, वो जो है पाकिस्तान की विजिट पर थे 20 से 22, और वहाँ पर जो है उन्होंने ज़रूर इस बारे में बात की। और इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जो मिस्टर सुन हैं, उनका नाम SUN, वो जो है पहले भारत और पाकिस्तान दोनों में एम्बेसडर रह चुके हैं, और अभी जो है वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो वो जो है उन्होंने ज़रूर वहाँ विजिट किया 20 से 22 जनवरी, और उन्होंने वहाँ भी स्टेटमेंट दिया कि ईरान और पाकिस्तान दोनों से उनके अच्छे संबंध है, और वो चाहेंगे कि दोनों के संबंध अच्छे रहें, ख़राब नहीं हों। वहाँ पर उन्होंने 2-3 जो बातें कहीं पाकिस्तान में जा करके, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ये वो नहीं चाहेंगे कि इंस्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान की इकॉनमी और फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबलाइज करने में वो मदद करेंगे, जो कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की कि वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता है अगर इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में ज़्यादा रही पॉलिटिकल, तो उसके भी नुकसान हो सकते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान को एज ए नेशन फेल हो जाए, क्योंकि कई जगह वर्ल्ड में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान हैज फेल्ड एज ए नेशन। तो उन्होंने उस पर भी अपना उसके बारे में बोला था कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की उन्होंने बात की कि जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए, क्योंकि ईरान, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। और जो डिफरेंसेस थे ईरान और पाकिस्तान के, वो भी उन्होंने
वहीं बोला साफ कि वो ख़त्म होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और उसमें वो मदद करेंगे। गवदार पोर्ट जो वहाँ पर वो ऑलरेडी पाकिस्तान में है, तो ये जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है चीन के लिए, क्योंकि चीन वो बना रहा है। तो ये जो चीज़ें थी वहाँ पर, ये चीन का इंटरेस्ट भी काफ़ी था कि वो इंश्योर करना कि ईरान पाकिस्तान में जो है ये जो माहौल है अभी ये और ख़राब नहीं हो, और जो रिटेलिएशन हो गया वहाँ पर रोक करके और इनके बीच वो किसी तरह सुलह कराएं। तो उसमें ये मानना पड़ेगा कि हाँ, चीन की भूमिका तो थी। आपस में उन्होंने बात भी कराई और फॉरेन मिनिस्टर इनफैक्ट राजी भी हुए हैं विजिट करने के लिए और मिलने के लिए। लेकिन जो कुछ मुख्य जो मुद्दे हैं, और ये देखिए चीन की लाइकली इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर एक तरह से अगर कहा जाए तो बढ़ गया है, बढ़ा रहा है चीन अपना प्रभुत्व। वो चाहता है कि उसका प्रभुत्व वहाँ पर कायम हो। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि हाँ, एक्सीडेंटल एस्केलेशन को आप रोक नहीं पाएंगे। ये भी जो चीज़ हुई थी, देखिए ईरान ने एक बैग इनके ऊपर अटैक किया, अपना जो भेजा, एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक कहिए। उन्होंने यही बोला कि पिन पॉइंटेड अटैक किया उन्होंने। पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि उन्होंने भी यही किया, पिन पॉइंटेड। लेकिन ऐसे पिन पॉइंटेड होना ये अब एक नई चीज़ खोल देगा इनके बीच में कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है और इसको रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का रिटेलिएशन बहुत उनके लिए बहुत ज़रूरी था। हालांकि कोई नुकसान तो नहीं हुआ था जो ईरान ने किया था, लेकिन उनके लिए बहुत ज़रूरी दो कारणों से था। एक तो जो इंटरनल उनके यहाँ सिचुएशन चल रही है, जो माहौल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। दूसरा, पाकिस्तान आर्मी की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी है इस समय। भारत के विरुद्ध तो है ही है, जो अफ़गानिस्तान से भी वो मार खा गए हैं। इंटरनली भी फ़ौज को जो है, पाकिस्तान आर्मी को लोग अब उतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे। अब जो है इस स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान आर्मी अपने आप को कम से कम अपने देश में तो दिखाई रही है कि वो ऐसा कर सकते हैं, और अरब देशों को भी दिखा दिया है कि वो सक्षम है अगर उनके ऊपर यह है तो ऐसी पिन पॉइंट स्ट्राइक करने में। तो ये एक चीज़ पाकिस्तान के लिए भी बढ़ गया है। फिर जो है उसमें जो मिडिल ईस्ट में है, ख़ास करके अमेरिका की जो बढ़त है, उसको भी एक तरह से देखा जाए तो चीन ने चैलेंज किया है कि वो जो है मिल करके और सक्षम है इन्फ्लुएंस करने में और दोनों देशों के बीच में आपस में मिलाने में। और ईरान जो है, हालांकि अपने लिए वो कह सकता है कि वो ऐसे स्ट्राइक्स कर लेगा, कर सकता है, लेकिन चूंकि जवाब ही मिल गया है तो वो थोड़ा उसको भी डाउन होना पड़ा। और ईरान और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ऑलरेडी देखा जाए तो जो इजराइल और फ़लस्तीन की जो लड़ाइयाँ हैं, जिसकी हमने बात की पहले कि हिजबुल्ला, हौथी और हमास, तीनों में ईरान का नाम आ रहा है, वहाँ भी इन्वॉल्व है। अभी जो अमेरिका के जो बेस टावर 22 जो सीक्रेट बेस था सीरिया जॉर्डन बॉर्डर पर, वहाँ पर भी ईरान का नाम आ रहा है कि उसी के सपोर्टेड मिलिटेंट्स ने वहाँ पर अटैक किया है। ईरान को ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज ब्लेम कर रहे हैं कि वो जो है अपने ड्रोन्स और बाकी चीज़ें रूस को सप्लाई किए जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ईरान भी एक नया फ्रंट नहीं खोलना चाहेगा, खास करके अरब देशों के साथ, किसी अरब देश के साथ, अरब या मुस्लिम देश के साथ। तो ये जो कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया, और चीन का जो इंटरेस्ट था वो भी इसमें एक मेजर फैक्टर था। सर, इजराइल हमास संघर्ष अब किस मोड़ पर पहुंच चुका है? ये देखिए, इजराइल हमास का जो अभी है, अभी भी साउथ गाज़ा में ही इजराइल फोकस्ड है। वहाँ पर जो खान यूनिस का इलाका है, वहाँ पर वो अपनी आर्टिलरी शेलिंग टैंक्स भी ले गया है वहाँ पर, और एयर अटैक भी उसका वहाँ पर जो पिन पॉइंटेड टारगेट्स हैं उन पर चल रहा है, हेलीकॉप्टर ड्रोन्स के द्वारा भी। और इजराइल ने इसी बीच में ये भी जो
यूनाइटेड नेशंस रिलीफ जो एजेंसी है वहाँ पर पैलेस्टीनियंस के लिए, उसको भी UNRWA को भी उसने ब्लेम किया है कि अक्टूबर जो 7 में हमास ने जो अटैक किया था इजराइल में, उसमें इसके भी UNRWA के भी जो एजेंसी है उसके भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे, जो उस अक्टूबर 7 में जो हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें जो लेके इजराइल चल रहा है, और इस वजह से स्वीडन और करीब 8-9 करीब 10 देशों ने जो है यूनाइटेड नेशन जो RWA एजेंसी है उसको एड देना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो और एजेंसीज हैं जो पैलेस्टीनियंस के लिए काम कर रही हैं वहाँ, उनको हम एड देंगे जब तक ये एजेंसी अपने आप को क्लियर नहीं करती इस जो इजराइल ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वहाँ से। और इसी बीच में जो फ़लस्तीन ने, या जो खबर उसमें आई है न्यूज़ में, कि इजराइल के स्पेशल फोर्सेज ने डॉक्टर्स के ड्रेस में जाकर के जेनिन के हॉस्पिटल में अटैक किया, जहाँ कि उन्होंने आई थिंक 3 जो है मिलिटेंट्स को मार गिराया है। उनका कहना था कि मिलिटेंट्स हॉस्पिटल्स और जितने भी ये रिफ्यूजी कैंप्स हैं उनके अंदर, उनके नीचे अपना हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं और वहाँ से जो है वो संघर्ष बढ़ा रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो हमास अभी दबा नहीं है, उसको पूरी तरह से क्या मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा अभी तक इजराइल दबा नहीं पाया है, क्योंकि अभी भी नॉर्दर्न गाजा में भी धीरे धीरे हमास एक्टिव हो रहा है। जो उसके स्लीपर सेल्स थे वहाँ पर, जिसको छोड़ के इजराइल आगे बढ़ गया कि वहाँ तो हमने कब्जा कर लिया है, आगे बढ़ गया, वो अभी भी एक्टिव है। वो इनके ट्रुप्स के अगेंस्ट इजराइल के, और इजराइल के ऊपर रॉकेट फायर अभी भी कर रहे हैं छिटफुट। और सदर्न गाजा में तो हमास अभी भी है। पिछले कुछ दिनों में किसी भी हमास के मेजर जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि उसको इजराइल ने मार गिराया हो। कितने इजराइल का था कि उन्होंने हमास को समूल नष्ट करना है, 25 से 30 हज़ार की उन्होंने खुद बताई थी कि उनकी संख्या है, लेकिन इन 30 हज़ार में से कितने मारे गए हैं उन्होंने बताया नहीं। हालांकि कुछ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 7,000 के आसपास को उन्होंने ख़त्म किया है, जबकि न्यूज़ में तो सिर्फ यही आ रहा है कि 26,000 सिविलियंस पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं, जिसमें 60-70% औरतें और बच्चे हैं। ये जो चीज़ें हैं, मानवीय जो चीज़ वहाँ पर हो गई है, ह्यूमैनिटेरियन जो प्रॉब्लम आ गई है, लोग मर रहे हैं, उनकी दवाइयाँ नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, पानी तक नहीं है, जो ऐसी चीज़ें हैं आम लोगों की डेली की, उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोग दुनिया के जो है वो कंसर्न्ड हैं इस बारे में कि ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक इजराइल का है, वो अभी भी अपने निश्चय पर तो कायम है। नेतन्याहू तो वही कह रहे हैं कि उनका एम अभी भी वही है। 2 नेशन जो थ्योरी है, सॉल्यूशन है, उसको मानने को तैयार नहीं है नेतन्याहू, जबकि उसके लिए बाकी सारी दुनिया कह रही है। भारत ने भी वही बोला है, अमेरिका भी वही कह रहा है, जर्मनी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो तो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करने की तैयारी में है। तो ये जो है थोड़ा ऐसी एक चीज़ है जिसके ऊपर माहौल अभी भी उस तरह नहीं हो पाया, इजराइल में अभी भी नहीं हो पा रहा है। और इजराइल में देखिए नेतन्याहू अभी भी प्रेशर में है, खासकर राइट विंग के जो उनके सपोर्टर्स हैं, राइट विंग सपोर्टर्स उनके कैबिनेट में, उनके जो है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो चीज़ लेके आगे बढ़े हैं अपना एम, उस एम को जो है लेके चलना है जब तक कि हम उसमें पूरा ना हो। गाजा पर कंट्रोल होना चाहिए, हमास नष्ट होना चाहिए और दोबारा ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। और जैसे हम कह रहे थे, हमास को समूल नष्ट करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमास कोई आर्मी तो है नहीं, उसका कोई बेसेज है नहीं कि उसको जो है ख़त्म कर दिया। वो गुरिल्ला ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो वैसे ही रहेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे, पता नहीं लगेगा, जैसा अभी हो रहा है। तो ये एक चीज़ है जो कि थोड़ी उनके अंदर आपस में इजराइल के जो कैबिनेट है, वॉर कैबिनेट है, उसके बीच में मतभेद हैं। इजराइल जहाँ तक उनके लोग हैं, उनकी जनता है, वो डिमांड कर रही है कि इतने महीने हो गए, 4 महीने फ़लस्तीनी जो
उनके हॉस्टेजेज हैं उनके बारे में कुछ नहीं हो पाया, रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो है चीज़ें नेतन्याहू के विरुद्ध में जा रही हैं, जो कि उसको वो जो उनके लिए रोकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो खुले में नहीं आ सकते किसी ऐसी चीज़ पर जो फ़लस्तीन के समर्थन के में हो या उनके हक में हो। जहाँ तक सीज फायर का प्रपोजल था वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। जो अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले खबर आई है कि एक प्रपोजल बना है जो कतर, इजिप्ट, अमेरिका, इंग्लैंड और उसमें तीनों के, इनके इजराइल के भी मोसाद के चीफ गए थे, अमेरिका के विलियम बर्न्स थे जो CIA के डायरेक्टर हैं, और अभी जो है कल इनके हमास के चीफ वो भी जो है गए हैं वहाँ पर इजिप्ट में, कैरो में उनको बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि उनको हनीये ने बोला है, हमास चीफ ने, कि उनको इन्विटेशन मिला है वहाँ पर जा करके वो कैरो में डिस्कस करने के लिए, स्टडी करने के लिए, जो कि एक प्रपोजल है जिसमें 2-3 बातें जो मेन कही जा रही हैं उसमें कि तकरीबन 2 महीने का एक ट्रूस होगा, और इसमें जो पहला स्टेज है उसमें पहले फेज में जो POW या ये जो हॉस्टेजेज हैं उनको छोड़ा जाएगा, खास करके औरतों, बच्चों, बूढ़ों को। उसके बाद जो है बाकी जो हॉस्टेजेज हैं, और लास्ट में जो इनके सोल्जर्स जो POW या प्रिजनर्स हैं जिनको लिया गया है, और उसी में ये बात करेंगे आपस में कि कितने पैलेस्टीनियंस को इजराइल छोड़ेगा जो इनके हॉस्टेजेस के बदले में। तो ये एक चीज़ उसमें कही जा रही है। दूसरी जो चीज़ कही जा रही है कि ये टॉक जो है, इसके बारे में बातचीत पेरिस में हुई थी, जो कि अभी आगे बढ़ी है यहाँ पर, और जो सीज फायर कहा जा रहा है कि वो रखा जाएगा। इस सीज फायर में बेसिकली 2 महीने का इसलिए है कि जो ज़रूरी सामान हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा था पहले, ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय जो वहाँ लोगों की दुर्दशा हो रही है उसके ऊपर काफ़ी जोर है, काफ़ी दबाव है इजराइल के ऊपर। तो इस बीच में जो चीज़ें जितने सिविलियंस हैं उनके लिए, चाहे वो मेडिकल एड है या खाने पीने की चीज़ें हैं या और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको दी जाएं, और अगर उनको कहीं शिफ्ट करना है, कहीं रखना है, सुरक्षा व्यवस्था उनकी करनी है, वो की जाए। तो ये भी चीज़ दी गई है, क्योंकि इजराइल पहले ये था कि शायद लड़ाई ख़त्म करने की बात हो, लेकिन इजराइल बिल्कुल, नेतन्याहू बिल्कुल तैयार नहीं है लड़ाई ख़त्म करने के। एक चीज़ और कहा जा रहा है कि काफ़ी दिनों से कोई लीडर, मेन लीडर इनका नहीं मारा गया है हमास का। कहा तो ये जा रहा है कि इसमें शायद इजराइल एग्री हो गया है कि ठीक है, हम लीडर्स को मारेंगे नहीं, ये चाहें तो दूसरी जगह जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन ये खुले में ये चीज़ नहीं आई है। और ये बताया जा रहा है कि जो प्लान है, कि ये भी प्लान है कि इजराइल, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उनको रीडिप्लॉय करेगा गाजा में, और धीरे धीरे वो पैलेस्टीनियन इलाके से अपने फोर्सेस को वापस करेगा। तो ये जो है प्लान, हालांकि पूरी डिटेल्स कैसे होगा, क्या होगा, बाद में आएगा, लेकिन इसको कहा जा रहा है कि अमेरिका के भी अप्रूवल मिल गया है, बाइडेन ने भी अप्रूव कर दिया है, और होपफुली ये एग्री हो जाए। लेकिन जैसे हमने कहा, इजराइल हर एक चीज़ नहीं मानना चाहता है, खास करके लड़ाई बंद करने के लिए और पूरी तरह अपने सेना हटाने के लिए, या पैलेस्टीनियंस को 2 नेशन थ्योरी के लिए। जहाँ तक हमास का है, हमास जो है परमानेंट सीज फायर चाहता है। हमास या अरब कंट्री जो हैं परमानेंट सीज फायर चाहते हैं कि अगर हो रहा है टूस तो ये परमानेंट सीज फायर होना चाहिए, और वो ये चाहते हैं कि जितने पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं, एक्सेप्ट हो कि जो कि किसी बहुत बड़ी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको जो है छोड़ा जाए। गाज़ा में वो चाहते हैं कि गाज़ा जो है इजराइल खाली करे, और जो है पीस रिस्टोर हो और गाज़ा का रिस्ट्रक्चर किया जाए। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हर जगह जैसे होता है, हर एक चीज़ पर तो बात बनती नहीं है, 100% चीज़ तो मानी नहीं जाती है। लेकिन फिर भी अगर इस पर बात आगे बढ़ जाएगी तो एक बहुत बड़ी
जीत होगी सबके लिए, खास करके जो बाइडेन के लिए अमेरिका में, क्योंकि बहुत प्रेशर है वहाँ पर, और वेस्टर्न कंट्रीज में भी खास कर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसके लिए कि जो मानवीय एंगल है, जो ह्यूमैनिटेरियन जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जाए और टू नेशन थ्योरी को धीरे धीरे आगे ले आया जाए। कोएग्जिस्ट करने की बात हो तो हो सकता है ये चीज़ थोड़ा बाद में हो, अगर इस समय सीज फायर होता है और जितने वहाँ पर अभी कठिनाई हो रही है आम लोगों को वो दूर हो जाए तो एक बहुत अच्छी पहल होगी। सर, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए अब 2 साल हो गए, आखिर और कितना खिंचेगा यह युद्ध? नहीं जी, देखिए रूस और यूक्रेन का जो सवाल है, अभी तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, इस महीने 2 साल हो जाएंगे इसके। और पिछले, अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 1 साल लीजिए, 8 से 10 महीने में कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ये ज़रूर हुआ है कि एक दूसरे पर वो मिसाइल अटैक्स करते रहे हैं और आर्टिलरी शेलिंग, टैंक्स, इस समय विंटर्स हैं और एक दूसरे की वीकनेस देखने में लगे हुए थे, कहाँ कौन कमज़ोर है उसका फ़ायदा उठाया जाए। जहाँ तक रूस का सवाल है, उसने जो है अपनी मिसाइल, आर्टिलरी, एयर अटैक्स जारी रखा हुआ है। खारकीव में 2 दिन पहले परसों देखिए उन्होंने खारकीव पर उन्होंने अटैक किया थ्रू ड्रोन्स और मिसाइल्स। 5 लोग मारे गए वहाँ पर, क्योंकि खारकीव देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक जगह है वहाँ पर। और उन्होंने अद्विका में पिछले 6 महीने से लड़ाई चल रही है। बाहर की तरफ पूरा रूसी सैनिक ने अपना कब्जा कर लिया, लेकिन शहर के अंदर पूरा कब्जा नहीं कर पाए हैं। 4 या 5 अटैक कर चुके हैं अंदर के लिए और वो अटैक रिपल्स हो गए हैं रूस के। हालांकि घेर जरूर उन्होंने लिया है, लेकिन कब्जा अभी तक वहाँ पर नहीं कर पाए हैं। और अवदिका जो है एक इम्पॉर्टेंट शहर है, खास करके रूस के लिए, डोनेस्क एरिया में जाने के लिए, और उस इलाके का एक महत्वपूर्ण ये जो एक शहर है, चोक पॉइंट है वहाँ के लिए। रूस ने तकरीबन 35 ड्रोन और 2 से ज़्यादा मिसाइल्स पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन में टारगेट किया उन्होंने। और इसमें बेसिकली उन्होंने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और वो इन चीज़ों को पर ज़्यादा स्टोर्स पर वो ज़्यादा डैमेज करने की उन्होंने एम रखा हुआ है, अपना उद्देश्य रखा है। कहा जा रहा है कि 35 में से तकरीबन 15 से ज़्यादा ड्रोन्स मार गिरा है यूक्रेन ने, लेकिन फिर भी डैमेज काफ़ी किया है रूस ने जो यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर और आर्टिलरी शेलिंग, जो रेडी मिसाइल्स और लॉन्चर्स और बाकी जो हैं उनके ऊपर। इसी बीच में देखिए यूक्रेन ने जो है अपनी क्षमता काफ़ी बढ़ा ली है। मिलिट्री जो उनका प्रोडक्शन है, वेपन प्रोडक्शन, हाल ही में सर्गेई लारो जो कि उनके रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यूराल इलाके में जितनी बहुत ज़्यादा उनका बहुत बड़ा एक डिफेंस प्रोडक्शन एरिया है, वेपन प्रोडक्शन एरिया है, वहाँ पर उन्होंने जितने उनके इन फैक्ट्रीज़ के जो हायरअप्स थे, सीईओज और मैनेजर्स, उनसे बात की और उन्होंने बड़ा क्लियर और मैं कहूँगा कड़े शब्दों में उनके बोला कि प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाना है, खास करके आर्टिलरी शेल्स का और बाकी भी जितने स्पेयर्स हैं और ज़रूरी सामान हैं। कुछ ने ज़रूर ये बोला कि 1 साल में तो डबल हो गया है, लेकिन इन्होंने बोला कि काफ़ी कम है और जिस तरह से प्रेसिडेंट चाहते हैं उनके हिसाब से जो है ये प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर रूस जो है अपनी कैपेबिलिटी और बढ़ा रहा है, ऑलरेडी उसने कैपेबिलिटी हासिल कर रहा है कि 10,000 ड्रोन पर ईयर वो तैयार कर सकता है। नॉर्थ कोरिया से भी उसके पास जो एम्यूनिशन आना शुरू हो गया है, तो वो अपनी कैपेबिलिटी, ईरान से तो उसका है ही है, तो बढ़ाया जा रहा है। डिफेंसेस उसने अपने मजबूत कर लिए हैं डिग इन करके। इसीलिए जो है यूक्रेन की सेना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही है। यूक्रेन जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, वहाँ क्रीमिया पर पहले उसने जोर डाला था, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स पर। ब्लैक सी में जरूर उसने नुकसान किए थे कुछ रशियन शिप्स को इस बीच में। और बेलगोरोड, ब्रांस्क
तुला, कुछ इलाके में उसने जरूर ड्रोन्स दिए, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाया। हालांकि यूक्रेन ने दावा जरूर किया था कि उसने साइबर अटैक किया था रशिया के मिलिट्री कम्युनिकेशन पर, जो कि उसने उस पर नुकसान किया है। और इसी बीच अमेरिका से उसको जो है गाइडेड ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब मिल रहे हैं, GLSDB, जो एक ग्राउंड से ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स हैं, जो कि तकरीबन 140 किलोमीटर तक जा कर के मार कर सकते हैं। क्षमता उनकी काफ़ी ज़्यादा है। प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है जिसकी बहुत ज़रूरत थी यूक्रेन को, रशिया के अंदर अगर उसको उन्होंने अटैक करना है तो उसके लिए, तो वो एक उनको मिलने जा रहे हैं। और ये बॉम्ब्स जो है बोइंग से मिलेंगे, सिस्टम से, जिनकी रेंज मैंने कहा था 140-45 किलोमीटर है। और ब्लैक सी में ज़रूर इन्होंने काफ़ी कुछ किया था, कुछ पैट्रियट्स यूज़ करके। और जो इंग्लैंड ने जो इनको मिसाइल स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स दी थी, उससे जो इन्होंने किया, लेकिन अब जो है उतना ये नहीं कर पाया, क्योंकि रूस ने अपनी जो एयर डिफेंस क्षमता है उसको काफ़ी बढ़ा दिया है इन दोनों इलाकों में जहाँ ये कमज़ोर था। इसी बीच जो पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि जो रूस तकरीबन 65 इनके POWs प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेके बेलगरोड जा रहा था, जो कि मार गिराया गया। इनका रूस का कहना था कि यूक्रेन ने मार गिराया है। उसके बारे में भी अभी जो न्यूज़ तो यही आ रही है कि यूक्रेन की मिसाइल थी। और अभी रूस ने बोला है कि इंटरनेशनल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। यूक्रेन ने अभी इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, बट ये ज़रूर बोला है कि वो ये करेगा इसके बारे में इंक्वायरी। लेकिन इसके बावजूद अभी जो है 3 दिन पहले उन्होंने तकरीबन 200 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक्सचेंज किया है आपस में। तो जो ये एक अच्छी पहल है कि अगर बाकी के बीच में ये अगर चल रहा है तो। और जो अभी CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने अपना एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो है 2024 यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल का समय होगा, क्योंकि यूक्रेन अभी तक जो है जितने उसको सहायता मिली उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। काउंटर ऑफेंसिव जो उसने लॉन्च किया था जून में, उससे भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हो पाया। रशियन फोर्सेज अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि ये जरूर हुआ है कि 2023 में उसने ज़्यादा नुकसान किया है रूस का 2022 के मुकाबले, क्योंकि उस समय आर्म्स एम्युनिशन काफ़ी आ गए थे वेस्टर्न कंट्रीज से। इसने कुछ इलाके अपने 5% तकरीबन इन्होंने वापस भी ले लिया था रूस से, लेकिन रूस का कहना था कि उसने वो छोड़े हैं इलाके अपनी डिफेंस मजबूत करने के लिए, कि उससे आगे नहीं बढ़ पाए। और अभी एक और चीज़ देखिए, नेतन्याहू की भी उनके इंटरनली मुश्किल हो रहा है। वो अपने आर्मी चीफ के अगेंस्ट हैं, उसको उन्होंने बोला छोड़ करके दूसरा पद लेने के लिए, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। आर्मी चीफ और नेतन्याहू के बीच में वैचारिक मतभेद ज़्यादा हैं, खास करके काउंटर ऑफेंसिव के मामले में कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। जो प्रेशर अभी नेतन्याहू इनके जेलेंस्की के ऊपर पड़ रहा है, जेलेंस्की और उनके आर्मी चीफ के ऊपर। तो जेलेंस्की के ऊपर अपने जो लोग हैं उनकी जनता और वेस्टर्न कंट्रीज नाटो जो है उनसे प्रेशर पड़ रहा है कि वो कुछ हासिल नहीं कर पाए, इतने बिलियंस डॉलर देने के बावजूद उनका ही नुकसान हुए जा रहा है। और इसके बाद जो और प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर के अलावा इनके जो फौज है, जो जवान हैं, वो जो है अभी जिसे कहते हैं वॉर फटीग उनके अंदर आ गया है, उस तरह लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो इनके जनरल हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं अपने फौज में भी और बाहर भी। तो ये एक चीज़ है जिसकी उन्होंने बोला जरूर था, लेकिन इस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन अंदर ये प्रॉब्लम जरूर दिखाता है कि यूक्रेन में ये चीज़ है। जेलेंस्की ने यहाँ तक, जब अभी स्वीडन में गए थे और जर्मनी में अभी लेटेस्ट गए थे, वहाँ भी इन्होंने बोला कि अगर उनको मदद नहीं दी गई, अगर जो प्रॉमिस्ड मदद है और आगे और मदद नहीं मिली, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा और रूस जो है आगे बढ़ता जाएगा और यूरोप की तरफ बढ़ जाएगा। ये एक तरह से देखा जाए तो एक थ्रेट उन्होंने दिया,
कि वो डरे हुए हैं इससे कि वेपन्स अगर नहीं मिले, क्योंकि हंगरी देखिए वो भी नहीं दे रहा है, यूरोपियन यूनियन से भी पूरा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन नहीं है उतना मिलने का। जो अमेरिका का हम जानते ही हैं कि वहाँ जो रिपब्लिकन्स ने रोक दिया है बिल कांग्रेस से में, तो ये इनकी मुश्किलें हैं इसमें। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं, पॉलिसी चीफ बोरेल, वो जो है एक मीटिंग कर रहे हैं। अभी 50 देशों की तकरीबन रेप्स की मीटिंग हो रही है कि कैसे यूक्रेन की मदद की जाए, दोनों के लिए, यूक्रेन के लिए भी है और उधर उन्होंने डिस्कस करेंगे इजराइल हमास की भी, लेकिन यूक्रेन और रशिया वॉर के लिए भी मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी बोला है कि अगर मदद नहीं दी गई तो यूक्रेन जो है कुछ नहीं कर पाएगा। रूस में भी इनके इलेक्शंस हैं मार्च में इसी साल, जहां पुतिन है और कहा जा रहा है कि उनके एक विरोधी हैं जो कि एंटी वॉर हैं, वो भी खड़े हो रहे हैं और उनको जो है मदद पूरी वेस्ट कर रहा है। तो ये जो बोरिस नेमत्जिकिन हैं जो खड़े हो रहे हैं, तो ये इनकी इंटरनल है जो पुतिन ने भी देखना है। और जो अभी 30 जनवरी को देखिए जो पुतिन ने खास करके अपनी मीटिंग में अपने देश में, वो चाहते हैं कि अपनी मजबूती इतनी बढ़ा लें इस बीच में जब तक यूक्रेन का एक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है, अपने डिफेंसेस और अपने जो वेपन्स हैं वो हासिल कर लें कि आगे। और वो अच्छी तरह उनको पता है कि अमेरिका पूरी तरह इन्वॉल्व है इजराइल में, हमास में, वॉर में और मिडिल ईस्ट में, रेड सी और उस इलाके में। और उनके लिए प्रॉब्लम चीन और रूस तो खड़ा कर रहे हैं उस इलाके में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका इफेक्ट इस वॉर पर पड़ रहा है। लेकिन ये भी है कि पुतिन भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और ख़ास करके इस वजह से वो कह रहे हैं कि विंटर्स हैं जिसमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये जो अभी इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो अभी गए थे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में स्पीच के लिए, वहाँ पर उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि यूक्रेन पहले भी रूस का हिस्सा था, शुरू से इतिहास है और हम उसी इतिहास को ठीक करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सोचना कि रूस जो है बाकी देशों पर कब्जा करेगा, अटैक करेगा, आसपास के या छोटे बड़े जो देश हैं यूरोप के, वो गलत है, ऐसा सोच नहीं है। लेकिन है क्या, आगे क्या हो सकता है इसमें अभी, क्योंकि दोनों ने कोई खास फ़ायदा नहीं मिला है उनको। 2023 में ना यूक्रेन को कुछ ज़्यादा मिल पाया है और ना रूस को मिल पाया है। यूक्रेन ने ज़रूर कुछ गेन किया है, लेकिन रूस ने भी काफ़ी नुकसान किया है, उनका बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। थोड़ा बहुत डैमेज ज़रूर यूक्रेन ने भी किया, खास करके क्रीमिया में और ब्लैक सी में। और आर्म्स एम्युनिशन के मामले में हमने देख ही लिया है कि यूक्रेन का लगभग ख़त्म है, और वेस्ट जो नाटो कह रहा है उनका भी काफ़ी कम हो गया है। लड़ाई जो जैसे लग रहा है कि ये रुक नहीं पाएगी, चलती रहेगी, इतनी जल्दी रुकेगी नहीं, क्योंकि पुतिन रुकना नहीं चाहेंगे। और इसमें चलता भी रहेगा तो अभी भी कोई बड़ा साफ क्लियर विनर नहीं होगा कि रूस जीत गया या यूक्रेन जीत गया। यूक्रेन में कहूँगा अमेरिका नाटो जीत गए, क्योंकि जो जहाँ पर है एक साल से वहीं पर है, तो कोई बहुत ज़्यादा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे इससे आगे, क्योंकि यूक्रेन भी अब समझ गया है और जहाँ है वहाँ पर वो भी अपने डिफेंसेस बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली नहीं है यूक्रेन को। जो इलेक्शंस हैं अभी नवंबर में अमेरिका में, जेलेंस्की बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उनको लग रहा है कि अगर ट्रंप वहाँ वापस आ गए, तो ट्रंप ने पहले ही बोला है कि वो चाहेंगे कि लड़ाई ख़त्म हो, कि लड़ाई ख़त्म होने का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एड नहीं देना चाहेंगे, चाहेंगे कि बातचीत करके ख़त्म हो। और वो चीज़ वही होगी कि अगर रूस वहाँ से हटा नहीं अपनी जगह छोड़ करके, तो इलाका तो यूक्रेन का वहाँ पर चला ही जाएगा। तो ये नेगोशिएट करना नहीं चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उसको देख के लगता नहीं कि बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन अगर यही हाल रहा कि अगर यूक्रेन को जो चाहता है हथियार नहीं मिले और रूस अगर आगे बढ़ता रहा, अपनी क्षमता बढ़ाता रहा
और उन्होंने अमेरिका, इजराइल और हमास के बीच में वैसे फंसा रहा, तो बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है और बहुत कुछ क्लियर विनर वहाँ पर नहीं होने वाला है अभी। सर, मालदीव में जिस तरह राष्ट्रपति मुइज्जू का विरोध बढ़ने लगा है, उसे कैसे देखते हैं आप? नहीं जी, देखिए, जो मालदीव्स में हमने पहले भी बात की थी, उसमें राष्ट्रपति का तो विरोध होना ही होना था, क्योंकि जो मेन पार्टीज वहाँ पर हैं, एमडीपी, मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और डेमोक्रेट्स, ये दोनों जो है टोटली प्रो इंडिया हैं। इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी लेके चले थे वो, जो अभी इन्होंने सीधा इंडिया आउट की पॉलिसी लेके चल रहे हैं मोइज़ू, तो ये तो होना था। और ये भी देखिए, देखना पड़ेगा कि उनके जो पार्लियामेंट है, 87 सीटों में से 55 सीटें जो हैं वो अपोजिशन के पास है, मतलब अभी अपोजिशन जो है एमडीपी और डेमोक्रेट्स के पास। तो इसीलिए वहाँ पर उनके अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे मोइज़ू अपना एजेंडा लेकर के। और ये दोनों जो है, इनका कहना है कि भारत जो है सालों से सहायता करता रहा है और बहुत विश्वास पात्र रहा है उनका सहायता करने वाला देश। इनका कहना है कि जो अभी फॉरेन पॉलिसी ये चला रहे हैं उसमें जो है वो ठीक नहीं है, देश के हित में नहीं है, मालदीव्स के हित में नहीं है, और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। खास करके जब से मोइज़ू विजिट करके आए हैं चीन, और वहाँ पर जो एग्रीमेंट्स करके आए हैं उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ख़ास करके जो उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी उनके साथ की है। हालांकि वे एक बात ये भी बता दें कि अभी तक, इसके पहले हमेशा इलेक्शंस में जो भी राष्ट्रपति बनता था, सबसे पहला एक्चुअली वो पोर्ट ऑफ कॉल या विजिट करता था भारत को, जो इस बार नहीं हुआ है। पहले टर्की गए, तुर्की से अभी चीन गए हैं, और अभी जो इन्होंने खास करके अलाउ कर दिया है, ये जो चीन की जो जहाज़ है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक, हालांकि सिविल कंट्रोल में है लेकिन मिलिट्री से उसका ताल्लुक है, और ये कहते हैं कि सर्वे करने के लिए आती है, लेकिन ये बेसिकली हमें पता है एक स्पाई शिप है। 2019 से काम कर रही है ये, गल्फ से लेकर के, और अभी तक ये जो जितनी सर्वे है, सी बेड से लेकर के अगल बगल का पूरा ये सर्वे ये शिप करती है, और बेसिकली मिलिट्री नेचर है, जिसका ये शियांग यांग हांग नाम है इस शिप का, और इस महीने आने वाली है इनके यहाँ। इसको लेकर के इनके अपोजिशन ने बोला है कि बिल्कुल बरखिलाफ है, विरुद्ध है मालदीव के हितों के। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के ये लग रहा था कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि आप ये भी देखिए, 24 तारीख का एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट है, उसको अगर देखा जाए, इस प्रेस स्टेटमेंट में दोनों पार्टियों ने बड़ा साफ इसके बारे में बात की है, बातचीत पूरी इन्होंने अपनी डिटेल्स दिए हुए हैं कि क्या वो सोचते हैं और क्यों ये मानते हैं कि ये गलत है, इनकी पॉलिसी जो भारत को क्यों साथ में रखना चाहिए। और ये अगर दर्शक देख सकते हैं इसको, इनके जो जॉइंट स्टेटमेंट है, और जो ये एक एग्रीमेंट इन्होंने आते ही मोइज़ू ने कहा था कि इंडिया आउट, इंडियन फोर्सेज आउट होने चाहिए, इसके बारे में भी इनका विरोध है अपोजिशन का, कि जो तकरीबन 77 के आसपास जो इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, एयरफोर्स नेवी के खास करके आदमी हैं, उसके अंदर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है और ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं 2, जो बेसिकली वहाँ रखे गए हैं मदद के लिए, मानवीय सहायता के लिए, कैलेमिटीज़ में मदद करने के लिए, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वार्निंग देने के लिए वहाँ पर। तो वो जो है उसको भी ये बाहर करना, इन ये कह रहे हैं कि हित में नहीं है, ये पार्टीज कह रही हैं। और इसीलिए 28 जनवरी को इनके पार्लियामेंट में जो मीटिंग हुई थी, जिसमें खास करके मोइज़ू अप्रूवल लेना चाहते थे अपने होम मिनिस्टर का, उनको अपॉइंट करने के लिए, जो नहीं हो पाया, जो विरोध किया जो अपोजिशन ने, और वहाँ पर हमें पता है कि हाथापाई भी हुई, बहुत कुछ हुआ जो कि ठीक नहीं था, नहीं होना चाहिए था। और जो ये एमडीपी है, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्हें ऑलरेडी एक मोशन वो इम्पीचमेंट का सबमिट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ,
पहले इनके यहाँ होता था कि 87 में से 58 कम से कम चाहिए इम्पीचमेंट के लिए, लेकिन उसको प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए जो 87 पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं उसमें से कम 58 मेंबर 58 जो हैं इनके अपोजिशन में होने चाहिए या इसको समर्थन में होने चाहिए। अभी इन्होंने अमेंड करके 56 कर दिया था, तो ये 56 जो है बिल्कुल अपोजिशन के फेवर में जाता है। इसको जो है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है मोइज़ू को, उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ गए हैं कि अमेंडमेंट सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो इसको देख करके यही लग रहा है कि माहौल वहाँ पर जो अभी राष्ट्रपति हैं मोइज़ू हैं उनके खिलाफ है, उनके विरोध बढ़ने लगा है और ये होना था इनकी जो पॉलिसी चल रही हैं। हालांकि मोइज़ू ने 26 जनवरी पर हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने जो है कॉम्प्लीमेंट किया है 26 जनवरी के लिए, रिपब्लिक डे के लिए, और उसके बावजूद उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो हम देख ही चुके हैं। लक्षद्वीप का एक छोटा सा माहौल ले करके और उन्होंने कितनी बड़ी बात बना दी थी, उनके मिनिस्टर्स ने क्या क्या बोला था। तो और यही देखिए अभी 2 दिन पहले जो उनके प्रोसिक्यूटर जनरल हैं हसन शमीम, उनको जो है उनके ऊपर अटैक हुआ, हथौड़े से किसी ने अटैक किया। अब ये जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं इसको पिछली गवर्नमेंट ने, मतलब एमडीपी और डेमोक्रेट जो पार्टी है उन्होंने अपॉइंट किया था। तो इन लोगों को लगा कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट में केस गया है वहाँ पर जो है ये उसका सपोर्ट करेंगे जो इन्होंने अमेंडमेंट दिया है। तो इस वजह से जो चीज़ें हैं ये आगे नहीं बढ़ पा रही हैं तरीके से। और अपोजिशन ने तो यहाँ तक बोला है कि मोइज़ू को जो प्रेसिडेंट हैं उनको जो है इनसे क्षमा मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी से जो भी चीज़ें हुई हैं अभी तक और जो इनके बारे में बोला गया है। लेकिन देखिए कंसर्न मेन है कि हम जानते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पर ऑलरेडी हो रहा है, जिसको हर हालत में रोकना चाहिए। इंडियन ओशन की जो सिक्योरिटी है वो हमारे लिए और मालदीव्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मालदीव्स ही नहीं, जो बाकी भी देश हैं, जितने भी यूरोपियन यूनियन, जिनके सारी मैक्सिमम ट्रैफिक उधर से आती जाती है, शिपिंग ट्रैफिक जो है, अमेरिका, इन सबका जो है वहाँ पर इंटरेस्ट है। तो ये ज़रूरी है कि चीन वहाँ पर अपना प्रभुत्व कायम नहीं करे। और BRI जो कि ये मोइज़ू ने वहाँ पर जा कर के और हाँ भी कर दिया है BRI के लिए कि उसके पक्ष में हैं। जो डेवलपमेंट है इनका, मेडिकल है, मेडिकल टूरिज्म या मेडिकल कहिए, टूरिज्म जो हमारा है वहाँ पर, इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है जो वहाँ की अपोजिशन पार्टियाँ और लोग समझते हैं, जो शायद मोइज़ू चाइना के चक्कर में आकर के, इन्फ्लुएंस में आकर के नहीं समझ पा रहे हैं और बाद में ये प्रॉब्लम उनको होगी, क्योंकि जब वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में आएंगे उसके तब उनको पता लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये अपोजिशन पार्टी या बाकी लोग देख पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये ऐसी सरकार आगे नहीं बढ़े, तो इसलिए अपोजिशन है। और अभी तक तो मुश्किल लग रहा है कि मोइज़ू आगे बढ़ पाएंगे और या चीन अपने कामयाब हो पाएगा मालदीव्स को डिस्टेबलाइज करने में। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने बताया कि किस तरीके से ईरान समर्थित आतंकी जो अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं उस पर अमेरिका क्या सोच रहा है, क्या एक और युद्ध की आहट दुनिया में हो सकती है, इस पर आपने विस्तार से बातचीत की। आपने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान और ईरान के संबंधों में उतार चढ़ाव जो आया उसके कारण क्या हैं और अब किस दिशा में ये संबंध बढ़ रहे हैं, चीन की क्या भूमिका है, इस पर आपने विस्तार से बात की। इजराइल हमास संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने हमेशा की तरह जो विस्तृत कारण है उनका उल्लेख किया। इसके अलावा आपने मालदीव में जिस तरह की राजनीति चल रही है, राष्ट्रपति मोइज़ू की जो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, आगे जिस तरह की संभावनाएं वहां पर बनती दिख रही हैं राजनीतिक खास तौर पर, उस पर आपने विस्तार से बातचीत की। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम भी हमारे पाठकों दर्शकों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। आप इस चर्चा से जुड़े और इस कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक बनाया सर, इसके लिए आपका बहुत आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।